Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मेजर कल्सी क्लासेस के इस करंट अफेयर्स के 10वें एपिसोड में करता हूं, जहां पर आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ उनकी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपके एग्जाम से कैसे संबंध रखते हैं और आप इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे मेजर कल्सी क्लासेस के ब्लॉग पेज पर जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में, जहां पर आपको एक डिटेल एनालिसिस प्राप्त होगी सभी क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती का निधन हो गया। केशवानंद भारती निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जो स्पष्ट करता है कि ऑन 6 September 2020, Keshwanand Bharati was passed away. The Keshwanand Bharati judgment is a landmark decision of the Supreme Court of India that clarifies that option A, Parliament can't amend the preamble of the Constitution, अर्थात संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एबॉलिश फंडामेंटल राइट्स, संविधान मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, अर्थात संविधान की मूल संरचना संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, 6 सितंबर 2020 को केरल में एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है। केशवानंद भारती द्वारा याचिका में 3 संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29 को चुनौती दी गई थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार बदलने के लिए शक्ति देने के लिए पारित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था कि संविधान की मूल संरचना संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? Who has won the Formula 1 Italian Grand Prix 2020? ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी, पीरे गैसली, ऑप्शन सी, कार्लोस सैन जूनियर एंड ऑप्शन डी, लांस स्ट्रोल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीरे गैसली। पीरे गैसली जो फ्रांस से आते हैं, उन्होंने अपना पहला इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स की जीत है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन और प्रशांत सम्मेलन के 35वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय whom? ऑप्शन ए, बांग्लादेश, ऑप्शन बी, भारत, ऑप्शन सी, भूटान एंड ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, बांग्लादेश 2022 में एशिया प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में FAO की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह बांग्लादेश करेगा और यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन वर्ष 1953 में बेंगलोर, भारत में आयोजित किया गया था।
तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 से 5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण किया गया। किन देशों के बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है? द 11th edition of a biennial bilateral maritime exercise Indra Navy conducted in the Bay of Bengal from 4 to 5 September 2020. Between which countries this exercise is held? Option A, India France. Option B, India Bhutan. Option C, India Russia. And option D, India USA. तो दोस्तों आपको बताना है इस वर्ष 4 और 5 सितंबर 2020 को जो 11वां संस्करण इंद्र नेवी का कंडक्ट किया गया था वो भारत और किस देश के बीच में हुआ था। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया एंड रशिया। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ऑप्शन ए, एशियाटिक वन हॉर्न राइनोसोरस। ऑप्शन बी, कश्मीर स्टैग। ऑप्शन सी, एशियाटिक लॉयन। ऑप्शन सी, एशियाटिक लॉयन। एंड ऑप्शन डी, वाइल्ड एशियन बुफेलो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में खबरों में था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असम सरकार ने हाल ही में 3053 हेक्टेयर की जमीन को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा है। काजीरंगा एशियाई एक सींग वाले गैंडों का घर है। क्षेत्रों को 35 वर्षों के बाद जोड़ा जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 2/3 सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और इसका एक एनालिसिस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा? Which country will host a summit of Council of Heads of SCO on 30 नवंबर 2020? ऑप्शन ए, चाइना। ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ऑप्शन सी, भारत। एंड ऑप्शन डी, रशिया। तो आपको बताना है SCO अर्थात संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 30 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाना है, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों भारत 30 नवंबर 2020 को SCO की एक शिखर बैठक की मेजबानी करने वाला है और भारत समूह के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने की योजना में है। भारत 2005 तक SCO का पर्यवेक्षक था यानी कि ऑब्जर्वर था। यह पाकिस्तान के साथ वर्ष 2017 में SCO का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। तब से भारत संसाधनों में संपन्न एशियाई देशों तक अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ गलियारा जैसे कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान दे रहा है। जान लेते हैं SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर आपके बीजिंग चाइना में है। SCO का फुल फॉर्म जो कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, तोमान जो हाल ही में खबरों में था किस देश की नई प्रस्तावित मुद्रा है? तोमान विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज द न्यूली प्रपोज करेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए, वेनेजुएला। ऑप्शन बी, ईरान। ऑप्शन सी, बोलीविया। एंड ऑप्शन डी, मार्शल आइलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। दोस्तों ईरान की संसद ने सरकार को रियाल से तोमान तक राष्ट्रीय मुद्रा को बदलने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाए गए प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ईरानी मुद्रा के मूल्यों में भारी गिरावट के बीच नई मुद्रा को पेश किया गया है। अब एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल्स के बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तोमान जो नई मुद्रा रहने वाली है वो किस देश की है? तो यह ईरान की है। दोस्तों करंट अफेयर के साथ ही साथ आपको अन्य विषय जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके इन सभी सब्जेक्टों को पढ़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट के माध्यम से आप अपने डिफेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में मेजर कृषि क्लासेस ने आप सभी के लिए MKC लर्निंग ऐप लाया है जहां पर आप एक बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। तो फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट साथी भारत में टाटा ट्रस्ट
के साथ कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक सहयोगात्मक पहल है? The Internet Sathi is a collaborative initiative of which multinational companies along with Tata Trust in India. Option A Facebook, Option B Google, Option C Microsoft and Option D Amazon. तो दोस्तों आपको बताना है इंटरनेट साथी टाटा ट्रस्ट समूह के साथ किस बड़ी कंपनी की एक पहल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गूगल। वर्ष 2015 में ग्रामीण भारत में प्रत्येक 10 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से केवल एक महिला थी, यानी कि पुरुष और महिला का रेशियो 10:1 था। टाटा ट्रस्ट और गूगल इस विशाल लिंग अंतर को संबोधित करने के लिए एक साथ आए और ट्रेनर मॉडल के आधार पर एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम पेश किया जिसे इंटरनेट साथी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन कर्मयोगी क्या है? What is मिशन कर्मयोगी? ऑप्शन ए द नेशनल प्रोग्राम फॉर youths to make them skilled. Option B the national program for civil services capacity building. Option C literacy program for women and option D आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है और यह अभी लागू की गई है, तो आपको बताना है मिशन कर्मयोगी इन ऑप्शन में से किससे संबंध रखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्थात सिविल सेवा क्षमता निर्माण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय नौकरशाही में लंबे समय से सुधार की भूमिका निभाई है। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से नौकरशाही में क्षमता निर्माण को बदलना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी भारतीय खिलाड़ी भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगी? Which Indian sports person is set to take charge as the president of the Paralympic Committee of India? Option A देवेंद्र झाझरिया, Option B दीपा मलिक, Option C मरियप्पन थंगावेलु and Option D वरुण सिंह भाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीपा मलिक। दोस्तों भारत की पहली और एकमात्र महिला पैरालंपिक रजत पदक विजेता अर्थात सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाली हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो समर पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और उन्होंने इसके साथ ही साथ 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं पैरालंपिक की, जिन्हें अब पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सचेत क्या है जिसे हाल ही में भारतीय तट रक्षक द्वारा कमीशन किया गया था? What is सचेत that was recently commissioned by the Indian Coast Guard? ऑप्शन ए इंटरसेप्टर बोट, ऑप्शन बी शिप, ऑप्शन सी सबमरीन एंड ऑप्शन डी चॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में सचेत को सम्मिलित किया गया था। तो सचेत इन ऑप्शन में से क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिप। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज पाउच और 2 इंटरसेप्टर नावों को, जिसका नाम C450 और C451 की स्थापना की है। पाउच का मतलब है अलर्ट। यह 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में पहला है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक है, ने खुद को तटीय सुरक्षा में एक विश्वसनीय बल के रूप में स्थापित किया है और यह फोर्स रक्षा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है, जिसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण कहां से आयोजित किया गया था? Defense Research and Development Organization (DRDO) has successfully flight tested a hypersonic technology demonstrator vehicle HST-DV. The test was conducted from where? Option A Satish Dhawan Space Center Sriharikota, Option B Trombay Maharashtra, Option C Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex Odisha and Option D none of these। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों
डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है, जो ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, डीआरडीओ के अभी वर्तमान अध्यक्ष आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। तो इस प्रश्न और इसके संपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से आप बहुत कुछ जान गए होंगे। तो इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर एंड ऑप्शन डी 11 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 सितंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अर्थात इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 विशेष रूप से शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 फोकसेस ऑन लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इस पर यह आधारित है इस वर्ष के लिए। और 8 सितंबर 1966 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर वर्ष 1945 में की गई थी। तो आपने इस प्रकार से जान लिया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसको कब स्थापित किया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 23 अगस्त 2020 को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी हैं? Which one of the following has been recently on 23 August 2020 inducted in the ICC Cricket Hall of Fame? Option A, Jack Kallis, Stalker and Zahir Abbas. Option B, Wasim Akram, Sydney Bonds and Ian Botham. Option C, Bishan Bedi, Don Bradman and Kapil Dev. And option D, Anil Donald, Rahul Dravid and अनिल कुंबले। तो दोस्तों, आपको बताना है 23 अगस्त 2020 को किन किन खिलाड़ियों को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, जैक कालिस, स्टॉलिकर और जहीर अब्बास को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में सम्मिलित किया गया था। इसके साथ ही साथ हम जान लेते हैं कौन से भारतीय ऐसे खिलाड़ी हैं जो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं। तो ये है बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, अर्थात 6 भारतीय खिलाड़ियों को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019? ऑप्शन ए, कोफी अन्नान। ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ऑप्शन सी, सर डेविड एटनबरो एंड ऑप्शन डी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, बताना है वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जानते हैं इसके उत्तर के बारे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, 7 सितंबर 2020 को सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो जो ब्रिटेन से आते हैं, वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम किया है। दोस्तों, जानते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया जाता है।
इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का एक मौद्रिक उपहार शामिल है। अभी तक जिन्होंने इंदिरा गांधी पीस प्राइज पाया है वो हैं पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, उन्होंने वर्ष 1986 पाया। यूनिसेफ, MS स्वामीनाथन, कोफी अन्नान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और अभी यानी कि वर्ष 2019 का पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो आपका डिफेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न नेवल कमांड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय नौसेना का सदर्न नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोची। दोस्तों भारतीय नौसेना के 3 कमांड्स हैं, ये हैं वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। जान लेते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड ये आपके मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम और सदर्न नेवल कमांड आपके कोची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, वज्र प्रहार भारत और किसके बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको बताना है वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इस बार की एनडीए एग्जाम में भी 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रश्न पूछे गए थे, तो इस लिहाज से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी वासुदेव मोही एंड ऑप्शन डी अनुपम खेर। दोस्तों यह आपके बुक और ऑथर से संबंधित प्रश्न है और ऐसा प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया गया। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की गई और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं रस्किन बॉन्ड ने। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? Which one of the following cricketer doesn't get राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा एंड ऑप्शन डी MS धोनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और MS धोनी इन तीनों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अभी राहुल द्रविड़ को यह अवार्ड नहीं मिला है। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD? ऑप्शन ए जेद्दाह सऊदी अरब, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी वीना एंड ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो आपको बताना है OECD का मुख्यालय कहाँ पे है। ये आपका प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित है और इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस। तो दोस्तों ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में और इनका PDF आप हमारे मेजर कर्सी क्लासेस के ब्लॉग पेज पर डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए जय हिंद जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.